वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास में आज हम लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू के बारे में बात करने आए हैं, जो शेड्यूल के अनुसार चल रहा है। आज के टॉपिक में हम लोग लूसेंट, जो किसी भी एग्ज़ाम जो जीएस जिसमें पूछा या जीएस जिसका पार्ट होता है, उसमें लूसेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए इसी को ध्यान में रख के हम लोग एमसीक्यू चला रहे हैं लूसेंट के टॉपिक बाय, जिसमें आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो विश्व भूगोल है उसमें से टॉपिक नंबर 11 से 21, 11 से 21 के टॉपिक को कवर किया गया, जिसमें आप आज हम लोग बात करने वाले विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश कौन कौन से हैं। विश्व के निर्माण और उद्योग से संबंधित प्रश्न आज इसमें शामिल है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर से संबंधित आपको टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न इसमें शामिल किए गए। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ से संबंधित आप लोग को प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। साथ में विश्व के प्रमुख वनस्पति कौन है, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम शहरों के क्या है या देश का क्या नाम, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ शामिल किया गया है। विश्व के प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं, विश्व की भौगोलिक खोजें कौन कौन सी की गई थी, इससे संबंधित प्रश्न कुछ प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया। विश्व के महानगर, विश्व के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, इन सभी टॉपिकों को कवर करने का प्रयास लूसेंट के बुक से जो टॉपिक में आप लोग 11 से 21 में दिया गया है, पेज वाइज यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्नों को शामिल किया गया, ताकि आप उसको जाकर बाद में पेज को भी देख के आप समझ सकें कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं और एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न आपके लिए उभर कर सामने आते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए युक्ति आईएएस बहुत सा प्रोग्राम आप लोग के लिए लेकर आया है, उसे ज़रूर आप लोग उसमें शामिल होइए। देखिए यूट्यूब पर आप लोगों को कम्युनिटी एक सेगमेंट होगा या प्ले लिस्ट, और आपको अबाउट होता है, उसके पहले चैनल होता है। तो अबाउट से पहले आप कम्युनिटी में जाइएगा, वहाँ पर बहुत से आप लोगों को स्लाइड, आप लोगों को पिक्चर अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ 50 से 100 शब्द जो पीटी ओरिएंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, वनडे एग्ज़ाम देते हो, यूपीएससी देते हो, पीसीएस देते हो, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट पीटी में प्रश्न देखने को मिलेगा उसी स्लाइड से। अगर आप रेगुलर इसे विज़िट करते हैं, रेगुलर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो निसंदेह आपका यहाँ से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो होगा, 15 से 20 क्वेश्चन होगा, या तो वो करेंट से या तो सब्जेक्टिव को कुछ उस पार्ट से, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, तो इन सब टॉपिकों को कवर करा देगा, करेंट से रिलेटेड टॉपिक को। तो कोऑर्डिनेट है ये चीज़ें सभी करंट से टैली करता हुआ स्लाइड है, जो आपको पीआईबी में अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को यूएनओ में जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्लाइड का पब्लिक डोमेन में दिया जाता है, सभी को यहाँ पर अपलोड किया जाता है। नीति आयोग के रिपोर्ट को, नीति आयोग से संबंधित स्लाइड को जो पब्लिक डोमेन पर है, उसे यहाँ पर अपलोड कराया जाता है। तो आप लोग जरूर जाके उस सेगमेंट को जरूर जाके एक बार विजिट कीजिए, देखिए, चीज़ों को नए रूप से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आप कम शब्दों में, कम विजुअलिटी के साथ अच्छे तरीक़ों से आगे बढ़ सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए अबाउट मी, मेरे बारे में आप कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए कि मैं आप लोगों को किस रूप से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपको ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज हालांकि 2 वर्ष से ही बेहतर तरीके से उभर कर आया, उससे पहले ऑफलाइन क्लासेज ही ज़्यादा हुआ करती थी। तो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मैंने वर्क किया है। साथ ही साथ मैं 3 टाइम इंटरव्यू फेस किया हूँ, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं लूँगा, आप लोग के लिए जिनका भी ऑप्शनल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। साथ ही साथ जीएस जो पार्ट होता है, जीएस के सब्जेक्ट में मैं मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर्स को मैं कवर करूँगा। साथ ही साथ मुझे इन सब चीज़ों के अतिरिक्त 10,000 से अधिक क्वेश्चन क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है। यह दिसंबर तक का डाटा है। अब नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे तो ये डाटा बहुत ही और भी वेरी किया है और भी इनरिच हुआ है। तो देखिए मुझे किस रूप से एक्सपीरियंस है, आप लोगों के सामने जो भी मुझे मेरे बारे में जो भी जानकारी चाहिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं किस रूप से कार्य कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। युक्ति आईएएस पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि युक्ति आईएएस आप लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहा है। तो युक्ति आईएएस बहुत सी चीज़ें आप लोगों को लेकर सामने आया है। जैसे जैसे ही युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप आइएगा, तो आपको टेस्ट अवेलेबल कराया गया हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में।
जिसमें आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पीटी और मेंस के टॉपिक कवर कराए जाते हैं। इससे टेस्ट ऑर्गेनाइज कराई जा रही है सभी सभी स्टेट पीसीएस का, साथ में यूपीएससी का, और उसके साथ साथ ऑल जो भी गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे एसएससी, बैंकिंग रेलवे आपको यूपीएसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, और इस पर विजिट करके देखिए, बहुत से एग्ज़ाम आपको यहाँ पर मिलेंगे जिसका टेस्ट आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है, और बहुत ही लो फीस में। जैसे आपको ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का परचेज करते हैं तो 399 में 200 टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, 2000 टेस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। और एससी से केवल एसएससी का लेते हैं तो 199 में, बैंकिंग का केवल लेते हैं तो 199 में। इसमें 500 टेस्ट अवेलेबल है सभी में, ध्यान रखिएगा। 19 वाले में 500 टेस्ट है और 39 वाले में 2000 टेस्ट है। आप टेस्ट दीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं, क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगा यहाँ पर। जो भी प्लेटफॉर्म आपको कहीं भी अवेलेबल है, ये जो एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक होता है, पॉइंट होता है, उसको कवर किया गया है। हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, जैसे गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सारे प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं uptis.in पर। आप विजिट कीजिएगा तो जो फॉर्मेट आपको ऐप पर अवेलेबल है वही फॉर्मेट आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा, और दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी है, कोई भी समस्या है संबंधित एग्जाम से, तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं गूगल स्कैनर से। आपका मोबाइल में गूगल स्कैनर होता है, वहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको कमलेश सर के द्वारा और भी फैकल्टी उनके द्वारा 10,000 प्रश्नों का मेगा बूस्टर सीरीज चलाया जा रहा है, जो आपको जो भी एग्ज़ाम अभी नज़दीक हैं पीटी ओरिएंट सभी के लिए ये आप लोगों को उपलब्ध होगा। यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, और ये दोनों एस्पिरेंट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल कराया गया। ये मेगा बूस्टर जो सीरीज चलाया जा रहा है, तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिशरी एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम ओरिएंट तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग जरूर शामिल होइए, एक बार विजिट करके देखिए क्या आपके लिए इस प्लेटफॉर्म आपके लिए स्पेशल लेकर आया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूपीपीसीएस का। जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चल सकते हैं, इस पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें 51 टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्टिव टेस्ट किस रूप से शामिल किए गए। इसका मात्र फी रखा गया 1500। तो जो भी हिंदी और इंग्लिश एस्पिरेंट है, यूपीएससी देना चाहते हैं, तो आप विजिट जरूर कीजिए, देखिए क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, और सब और लोगों की। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस का टेस्ट भी यहाँ पर लिया जा रहा है, प्रीलिमिनरी टेस्ट जो लिया जा रहा है, जिसमें 21 टेस्ट शामिल किया गया है, जिसका मात्र फी 2299 रखा गया है 21 टेस्ट के लिए। तो सभी सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, फ्री टेस्ट हो चुका है, बहुत से लोगों ने भाग लिया। अभी जिन्होंने इनरोल नहीं कराया, इनरोल कर लीजिए, ताकि और भी आप बेहतर तरीके से तैयारी करें। नेक्स्ट एग्जाम 25 को है, तो आप लोग पॉलिटी सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो आप लोग जरूर उसको दीजिए ताकि और भी चीज़ों को समझ सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, दोनों एस्पायरेंट के लिए है, तो दोनों लोग ले सकते हैं। कोई भी दिए गए नंबर से कोई भी आप क्यूरी है संबंधित एग्जाम से, तो बात कर सकते हैं अपनी समस्या का निराकरण। ये 67 भी आप लोगों को सीरीज चल रहा है, तो अब इसमें हाफ हो चुका, रनिंग हो चुका है, तो आप चीज़ें को ले सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सेवाएं दी जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं, और मात्र 199 फी है, जिसमें आप लोग को पीडीएफ भी दिया जा रहा है, वीडियो एनालिसिस भी कराया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है किस रूप से आपको प्रश्नों को देखते हैं, कितना आप एक्टिव मोड से अपनी तैयारी को ले जाके अंतिम रूप एग्जाम हॉल में ले जाते हैं और अपना रिजल्ट कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए इसी लूसेंट बूस्टर की बात की जा रही थी। यह सबसे मेगा बूस्टर प्लान है यहाँ पर, जो ऑल एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी जीएस पूछा जाता है, जिस भी एग्ज़ाम में जीएस पूछा जाता है, लूसेंट बूस्टर का जो लूसेंट जो बुक है उसका प्रश्न आपको डायरेक्ट वहाँ देखने को मिलेगा, संबंधित टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर लूसेंट को आप बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप मान के चलिए 75 से 80% जो प्रश्न होंगे उसके बेसिक को आप लोग जरूर जान जाइएगा। वहाँ से आप लोग प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी, और इसलिए इसी को ध्यान में रख के मेगा बूस्टर आपको लूसेंट मेगा बूस्टर प्लान चलाया गया है यूपीआईएस के द्वारा, जिसका मात्र फी रखा गया 199, और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जीएस के पार्ट में यहाँ पे इतना एनालिसिस करा दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है, डायग्राम, पाई चार्ट या तो पिक्चर अवेलेबल करा दिया जाता है, जिससे आप विजुअली भी समझ जाइएगा कि हाँ प्रश्न कहाँ से उभर कर सामने आए। यह दोनों एस्पिरेंट के लिए है, ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। इस सीरीज में आपको 600 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा,
तो विथ एक्सप्लेनेशन पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाता है, तो सभी लोग आप इससे जुड़ सकते हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब चलिए हम लोग आते हैं आपके प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आप लोगों को मिलेगा इस रूप से। चलिए प्रश्न देख लेते हैं क्या है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन ओपन होगा। अब नया फॉर्मेट से आप लोग के सामने आया है, इससे बेहतर तरीके से आप लोग समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लोहा उत्पादन देशों में प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी अमेरिका। कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट बताइए ए बी सी डी में कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? सही उत्तर आपको ऑप्शन ए होगा, चीन होगा सही उत्तर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? एक्सप्लेनेशन आपको यहीं बगल में ही मिल जाएगा। क्यों नए फॉर्मेट्स आप लोग मुझे कहीं से कुछ कुछ मिलते रहता है आप लोगों का कि आप लोग आंसर देख के ही नीचे एक्सप्लेनेशन रहता था, उसका आंसर देख लेते थे, उसके बाद आंसर दिया करते थे। तो अब नए फॉर्मेट आप लोगों को, चलिए पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, उसका एक्शन खुद देखिए आंसर क्या होगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। चलिए बात करते हैं। लोहा के उत्पादक देशों में प्रथम स्थान चीन का, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, याद रखिएगा क्रम, तीसरा स्थान ब्राज़ील का, जबकि भारत विश्व का चौथा स्थान रखता है। तो पहला कौन है? चीन है, दूसरा आपको है कौन? दूसरा आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तीसरा आपको ब्राज़ील हो जाएगा और चौथा आपको इंडिया हो जाएगा। तो ये क्रम पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, इस क्रम को याद रखना है। कुछ पीआईबी में डाटा दिया हुआ था, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। पीआईबी के कुछ डाटा को कवर कर लेना है जो लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2022 देखिए कितना अपडेट डाटा आप लोग को अवेलेबल कराया गया है। जो महीने में 4.6 मीट्रिक जो टन लोह इसका उत्पादन किया है, तो भारत कितना लक्ष्य उत्पादन किया है? आपको 4.56। नेक्स्ट आप लोगों को, और स्लाइड इसका आपको दिया जा चुका है पहले ही, आप लोगों को लोह उत्पादन के क्षेत्र में कुछ पिक्चर अपलोड कराए गए थे। नेक्स्ट है 4.2 मीट्रिक टन जो बिक्री की गई, जिसमें आपको इतना आपको 4.56 का उत्पादन किया, जिसमें 4.24 का मीट्रिक टन का बिक्री कर दिया गया। खनन क्षेत्र में प्रमुख कंपनियां पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में उत्पादन जो था इसका 18.4% और विक्रय में 13.4% की वृद्धि दर्ज की गई। तो वृद्धि भी आप लोगों को भारत के संदर्भ में पूछ सकता है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 में पहले 10 महीनों की तुलना में कुल उत्पादन और बिक्री के आंकड़े जनवरी 2022 तक क्रमशः 32.88 मीट्रिक टन और 32.6 मीट्रिक टन था। तो सुनिए उत्पादन कितना हुआ? 32 जनवरी 10 महीने का, विगत 10 महीने की बात की जाए तो जनवरी 2022 तक और जनवरी 2021 की बात यानी चल रही है, उसके बीच के क्रम को, तो यहाँ 32 और 32.6 मीट्रिक टन हुआ। तो ये एग्जाम आपको कुछ इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे जरूर याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है इसमें हम लोग बात करेंगे, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश चांदी उत्पादन देशों में प्रथम स्थान है? देखिए ये सब जो उत्पादक जो धातुओं का उत्पादन, अयस्कों का उत्पादन किया जाता है, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा उत्पादक रहा है, कौन सा भंडार कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें प्रश्न देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखकर कुछ प्रश्नों को शामिल किया है जो महत्वपूर्ण है। तो पहला स्थान है मेक्सिको का, दूसरा ऑप्शन दिया गया चीन का, तीसरा पेरू का और तीसरा जो है ऑप्शन यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसमें आपको ऑप्शन बी होगा, चीन ही है सबसे बड़ा उत्पादक देश। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन के तौर पर यहाँ शामिल किया गया है, क्या चीज़ें शामिल की गई है देखिए। चांदी उत्पादक देशों में प्रथम स्थान मेक्सिको, सॉरी यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको, सॉरी यहाँ ए होगा, और दूसरे स्थान पर चीन है। सॉरी पर क्वेश्चन ही उल्टा पूछना था, इसलिए मुझे याद था चीन, यहाँ द्वितीय स्थान यहाँ करना था। चलिए कोई बात नहीं, प्रथम का पूछ लिया गया, होता है कभी एरर, कभी कभी हो जाता है, तो इसे ध्यान में रखना है क्योंकि ह्यूमन एरर होता है। मैंने प्रश्न बनाया था द्वितीय स्थान, क्योंकि प्रथम स्थान तो सभी लोगों को पता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्थानों में दिक्कत हो जाता है, इसलिए पहला स्थान पूछा गया था, द्वितीय स्थान पूछा गया। इसे ध्यान में रखिएगा, कुछ एरर जब हम लोग से हो जाता तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। दूसरे स्थान पर चीन है, तो पहला स्थान कौन है? मैक्सिको, दूसरा स्थान चीन, तीसरा स्थान पर पेरू है। तो इसे ध्यान रखिएगा, 1 2 3 सीरीज में दिया गया, जबकि मैं पहला बोला भी था कि पहला स्थान मैक्सिको, इसलिए मुझे रिकॉल हो गया था तुरंत कि कुछ चीज़ें एरर थी। चलिए रत्न और आभूषण के क्षेत्र में यहाँ पीआईबी का डाटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, जो भी डाटा यहाँ दिया जाएगा पीआईबी ऑथेंटिक गवर्नमेंट साइट का ही डाटा होगा।
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक है जिसका सकल घरेलू उत्पाद लगभग 7% का योगदान है। देश के कुल भौगोलिक निर्यात में 10 से 12% हिस्सेदारी और रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी क्षेत्र है। यह चांदी उत्पादन या उत्पादक संबंधी जो भी कार्य होते हैं उससे संबंधित रत्न और आभूषण का क्षेत्र, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, मैं अभी ठीक करवा दूंगा क्योंकि आप लोग को टेस्ट में भी इसी प्रकार के प्रश्न चले गए होंगे, तो मैं उसे जल्द से जल्द ऐप पर ठीक करवा देता हूँ जैसे ही क्लास एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसे प्रश्न क्या है देख लेते हैं। भारत का बोस्टन निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? पहला कानपुर, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी पूना। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर अहमदाबाद। तो ये बोस्टन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी सूती वस्त्र से प्रश्न पूछा जाएगा तो इन सब प्रश्नों को शामिल किया जाता है। कौन से संबंधित है, बोस्टन है, कौन नगरी कहा जाता है, इससे संबंधित। चलिए हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र प्रथम मिल की स्थापना वर्ष 1818 हुआ। तो प्रश्न तो एक यहाँ भी देंगे, इस जितने भी यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वहाँ से प्रश्न उभरेंगे। कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर, नाम याद रखिएगा, एक किला था जहाँ पर इसका उत्पादन किया गया था, कोई शहर नहीं था, ध्यान रखिएगा। फोर्ट ग्लास्टर एक अंग्रेजों का किला था, वहाँ से यह स्टार्ट किया गया था, परंतु यह असफल रहा। तो असफल, तो प्रश्न यहाँ पूछ सकता है प्रथम असफल सूती वस्त्र का कारखाना कौन था भारत में? तो फोर्ट ग्लास्टर भी आप लोग याद रखिएगा। प्रथम मिल कौन था, प्रथम कारखाना कौन था? फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता में। नेक्स्ट है प्रथम सफल आधुनिक सूती कपड़ा का जो था वो कौन था? आपको सूती कपड़ा कारखाना 1854 में स्थापित किया गया, जो बॉम्बे के कवास जी डावर द्वारा खोला गया, जिसमें वर्ष 1956 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा प्रथम सफल कारखाना कब स्थापना हुआ? 1954 में। और कब इसका उत्पादन 56 से हो गया? सूती वस्त्रों के सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में, अन्य राज्यों में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, बहुत से राज्य अब शामिल हो गए। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी उपनाम से जाना जाता है। देखिए प्रश्न आपको यहाँ से भी बनेगा, किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है या कहा जाता है, पुकारा जाता है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी का एक्सप्लेनेशन और भी है तो इसे हम लोग कवर कर लेंगे। क्या है इसमें है कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न मिलेगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान। तो यह जब से सूती वस्त्र उत्पादन हुआ है तो ये मैनचेस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा था। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कपड़ा जो उद्योग है स्थान कृषि के बाद दूसरा है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है अर्थव्यवस्था में द्वितीय कृषि के बाद कौन सा स्थान रखता है? तो कपड़ा रहता है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग भारत में सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग है। नेक्स्ट है आप लोग सूती वस्त्र के उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करना दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। तो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान रखता है सूती और रोजगार देने में भी दूसरा स्थान रखता है सूती। औद्योगिक उत्पादन वस्त्र उद्योग का योगदान लगभग 14% है, जबकि भारत सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में सूती वस्त्र उद्योग का योगदान लगभग 4% है और निर्यात आय में लगभग 10%, जिसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में पीयूष गोयल जी के द्वारा यह एक सेमिनार में बोला गया, लक्ष्य इसे बढ़ाकर 3 गुना करना है। ध्यान रखिएगा कितना 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे संबंधित आप लोगों को पीआईबी में शामिल भी किया गया, जो पीआईबी इंपॉर्टेंट नोट्स है उसमें सेगमेंट में शामिल भी किया गया है। पीआईबी का कुछ नोट्स है, 2021-22 का डाटा है जो आर्थिक समीक्षा आया था, उसमें कृषि अध्ययन से और कृषि और संबंधित क्षेत्रों में योगदान 3.9%, उद्योगों में 11.8% और सेवा क्षेत्रों में लगभग 8.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है और भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग आ जाइए, कमेंट आप लोग करते रहिएगा प्रश्न देखने के बाद। जस्ट जैसे ही प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा अपने से, क्योंकि चीज़ों को सीखते जाइए नए नए तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा असत्य यहाँ पूछा गया, सत्य कथन रहता है तो आप लोग इजी से मार लेते हैं, उसका आंसर दे लेते हैं। पर असत्य पर थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके देखने की जरूरत होती है। प्रथम ऑप्शन देख लेते हैं, ए में क्या है? नयोगा
नागोया नागोया जहाज निर्माण का क्षेत्र है। ढाका कालीन उद्योग है। वेनिस सिगार का। मिलान आपको सिल्क वस्त्र उद्योग का। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। वेनिस सिगार के लिए नहीं है, तो यह असत्य है। इसके यह सूती वस्त्रों के या इससे संबंधित आपको प्रसिद्ध है। वेनिस कांच निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। मिलान आपको, ये आपको मिलान हो जाए, एक सेकंड पेंसिल पहले कर लो नहीं तो आगे बढ़ जाता है। मिलान आपको सूती वस्त्र यह सही है। कालीन उद्योग ढाका सही है। और जहाज निर्माण नगोया यह सही है। वेनिस कांच उद्योग के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में कांच के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भारत के संदर्भ में। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, एक्टिव मोड में मुझे बताते जाइए आप लोग। तो वेनिस नगर कांच के लिए प्रसिद्ध है, जबकि नगोया नगर जहाज निर्माण के लिए, ढाका आपको कालीन उद्योग के लिए, जबकि मिलान आपको वस्त्र उद्योग के लिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इससे डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है इसका, तो इसी के लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत होगा खुद टीम के द्वारा दे दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है। 5वें नंबर प्रश्न में आप लोग को आ जाना है। 5वें का कमेंट में जल्दी बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए फिर असत्य पूछा गया है, तो असत्य ध्यान से रखिएगा। जनजातीय संबंधित देश की बात की जा रही है, तो सेमांग कहाँ की जनजाति है? ऑस्ट्रेलिया मलेशिया की है, या आइलून जापान की है क्या? मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है, या बोरा दक्षिण अफ्रीका से संबंधित होगी? इसका सही उत्तर आपको कथन इसमें गलत है। क्या मसाई कहाँ पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, बाकी सारे सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आने से पहले थोड़ा सा पेन को देख लूँ मैं। चलिए, बोरा जनजाति ब्राजील में पाई जाती है, जबकि सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती थी। आपको सेमांग कहाँ पाई जाती है? मलेशिया, सही है, सही है। जापान से भी मोसाई आपको ब्राजील में पाई जाती है। आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है, जबकि मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। भारत की विभिन्न जनजाति देखिए, आपको स्लाइड में इंडिया का जितना भी जनजाति है जो उसका सभी का महत्वपूर्ण जनजातियों का नाम यहाँ सबमिट कर दिया गया। आप लोग इसे जरूर स्लाइड को अच्छे से देख लीजिएगा, और जिसको मैं रेड कर दिया हूँ उससे संबंधित आप लोगों को जनजातियों को याद कर लेना है। वो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे आंध्र प्रदेश में चेचू है, चेचू, कोंडो डोरस, कोंडो कपूर, कोंडा रेड्डी, खोंड, खोंड याद रखना आप लोगों को, भील, गोंड। प्रधान आपको याद रखना, प्रधान यूपी में प्रधान मुखिया को बोला जाता है, पर प्रधान नाम की जनजाति आपको आंध्र प्रदेश में है, तो इसे याद रखिएगा प्रधान। असम, नागालैंड, बोडो, गारो, खासी जो पहाड़ियाँ उसके नाम पर भी असम और नागालैंड में है। मिजो नाम की जो जनजाति है असम में है। ये सब डाफला, मिस जो है ये आपको असम और नागालैंड की जनजाति है। झारखंड के सभी जनजातियों का लगभग नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य है, तो आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। झारखंड वाले स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर सभी लगभग इंडिया की लगभग जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो प्राचीन काल से उनकी यहाँ वास भी होता है, जैसे संथाल, असुर, बेंगा, बाजरा, बिहोर, गोंड, हो, खरिया, खोंड, मुंडा, कोरवा, भूमिज, मल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिजिया, चेरू, उराव, हरवार, कोल, भील। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस पर पहले प्रश्न भी किया जा चुका है टेस्ट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और भी देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से जनजातियां हैं। आप लोग ये सब सारे चीज़ों को याद रख लेना है। तो भील और गोंड को याद रखना है, यहाँ पर रहती है सारे आप लोग को वर्ली। नेक्स्ट है कोल भी याद रखनी है, कोल भी यहाँ पाई जाती है। कोरवा, मुंडा, उराव, प्रधान, देखिए यहाँ भी प्रधान नामक जनजाति पाई जाती है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि प्रधान जब पूछे तो केवल यूपी आप लोग मार के आ जाइएगा, क्योंकि यूपी में प्रधान को, मुखिया को प्रधान बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी। पश्चिम बंगाल में आप लोगों को मुंडा, कोरवा, उराव, भूमि, संताल जो झारखंड में लगभग पाई जाती है वह यहाँ भी पाया जाता है। आपको बिरहोर यहाँ पर याद रखना है, बिरहोर आप लोगों को यहाँ से पूछ सकता है, पश्चिम बंगाल में, तो आप लोगों को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी याद रखना है, गद्दी आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। मणिपुर, कुकी, अंगामी, बीजो। मेघालय में खासी जयंतिया, गारो होती है। नागालैंड, असम में भी पाया जाता है। तो जो समानांतर राज्य है 7 सिस्टर, उसमें इन राज्यों में गारो, खासो जयंतियाँ पाई जाती है, जनजाति होती है। इसके नाम पर पहाड़ भी है। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकते, निम्नलिखित में से किस जनजातियों के नाम पर किसी पर्वत का नाम है?
नेक्स्ट है त्रिपुरा में आप लोगों को भूटिया, मुंडा, संथाल और भील याद रखना है। बाकी जो चीज़ें दी गई है उसे देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कश्मीर गुर्जर, गुर्जर याद रखिए, कश्मीर में गुर्जर भी पाया जाता है। कश्मीर हाल में चर्चा में रहा है, तो कश्मीर का और भी जनजातियाँ हैं तो उन्हें ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा गूगल पर एक बार, या तो कश्मीर का जो वेबसाइट है उस पर जाके, ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ पर विजिट जरूर कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि द कश्मीर फाइल के कारण बहुत ही कश्मीर चर्चा में आ गया है, जिससे आपको प्रश्न, एक दो प्रश्न, और हाल ही में केंद्रीय बजट में इसका आवंटन, हाल ही में संसद में किस बिल को लेकर कुछ बातें की गई है, आवंटित किया गया अतिरिक्त राशियाँ, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कश्मीर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। गुजरात में सिद्दीकी याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा, थारू आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। उत्तराखंड में भोटिया, जौनसारी, राजी, तो भोटिया को आप लोग को याद कर लेना, भोटिया पूछ सकता है। केरल में आपको बहुत सी जनजातियाँ हैं, लगभग जनजातियाँ, केरल की जनजातियाँ वैसे ही आप लोग को देखने के बाद पता चल जाता है। मन्नार और कोटा को याद रखिएगा, कोटा को तो कहीं राजस्थान आप लोग नहीं मार दीजिएगा, कोटा की जो एक जनजाति है, कोटा नामक जनजाति जो केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट और भी जनजातियां भारत की जो सभी राज्यों, लगभग केंद्र शासित प्रदेशों जो है महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में आपको कोरबा याद रखना है और प्रधान, तो किस जनजाति के नाम पर किसी शहर का नाम है, किसी जिले का नाम है, तो कोरबा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ से पूछ सकता है। तमिलनाडु में टोडा, टोडा आपको याद रखना है, इरूला याद रखना है, बाकी सारी जनजातियाँ बहुत सा है तो आप लोग देख लीजिए, कवर कर लीजिएगा। कर्नाटक में आप लोग को भील, गोंड, टोडा, वर्ली, चेंचू याद रखना है, चेंचू भी कोया यहाँ पर पाई जाती है। उड़ीसा में आप लोग को याद रखना है कोल, खोंड, कोया, उराव, संथा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब की जनजातियाँ याद रखना। मीना पंजाब में, पंजाब में पहले गद्दी देख लेना है, और भोट, ये महत्वपूर्ण जनजातियाँ है पंजाब की। नेक्स्ट है राजस्थान में मीना, भारत की सबसे समृद्ध जनजाति मीना को मानी जाती है, इसमें बहुत से IAS, IPS और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से इस जनजाति से निकल कर आए हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को सांसी याद रखना, सांसी जनजाति, मेराद जनजाति आप लोगों को राजस्थान से संबंधित है, याद रखना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उत्तरी सेंटेनली और सोपान या सैम्पन भी इसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा, ये दो जनजातियां आपको पूछ सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश से आप लोगों को सिंगपो याद रखना है, यह प्रश्न आपको पूछ सकता है, और भी जनजातियां उसे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 6 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। ये 5वें का एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत लंबा था, क्योंकि यदि एक ही बार मैं यहाँ दे दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 6ठे नंबर पर निम्नलिखित में से लिथोफाइट का संबंध किससे है, या किससे है, ये भी ध्यान रखना, किससे है। नमक क्षेत्र से पाई जाने वाली वनस्पति, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है, या शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में वनस्पति है, यह संबंधित होती है। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाले वनस्पति है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगी। कड़ी चट्टानों में उगने वाले वनस्पति होते हैं, उसे लिथोफाइट कहा जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में बढ़ने से पहले पेन को थोड़ा सेलेक्ट कर लिया जाए। चलिए, लिथोफाइट का संबंध कड़ी चट्टानों के उगने वाली वनस्पतियों में होता है, जबकि हेलोफाइट का संबंध नमकीन क्षेत्र में वनस्पति से होता है, और मेसोफाइट का संबंध शीतोष्ण कटिबंध से। देखिए यहाँ से प्रश्न आपको 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इस प्रकार के वर्गीकरण से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन प्रश्नों का चयन अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वेबसाइट को शेयर कीजिए, हमारे गूगल प्ले स्टोर में जो ऐप का लिंक है उसको भी शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम लोग और बेहतर तरीके से नहीं आएंगे। कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम बेहतर रूप से काम करने के लिए अग्रसर है। हमें जैसे ही अपना टारगेट जो 10,000 व्यू, 10,000 सब्सक्राइबर का आता है, तो बहुत ही बेहतर तरीके से और भी चीज़ें हम लोग लेकर आएंगे, जो इंडिया में आपको ऐसा पहला एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप हम लोग के थर्ड प्रोसेस माइंड में ये सब चीज़ें चल रही है। तो आप लोग को कोऑपरेट करते रहना है। तो आप लोग पर ही डिपेंड करता है कि हम लोग को कितना जल्द आप लोग आगे लेकर आते हैं, और हम लोग माइंड स्टोन इंडिया में साबित करेंगे, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का हम लोग का चल रहा है प्रोग्राम की कंटिन्यू क्लासेस, अधिकतम क्लासेस लेने का, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और बेहतर तरीके से काम करने का। ये सब चीज़ें प्लान है, हम लोग आगे
इन सब चीज़ों पर वर्क करने वाले, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। जल्द ही माइलस्टोन जो 10,000 सब्सक्राइबर का है उसे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जो भी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं वो एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। देखिए जब एग्ज़ाम में आप जब अपेयर होइएगा तो इसके ऑथेंटिसिटी को आप पता चलेगा कि नहीं युक्ति आप लोगों को कौन से प्रश्नों का अभ्यास कराता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का वेनिस नगर संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भूटान। ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको कोची हो जाएगा। कोची सही उत्तर इसका है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। और आप लोग जैसे ही प्रश्न आए उसका आंसर देखिए और फटाक देना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जितना जल्दी दीजिएगा आप लोग चीज़ों को एक्टिव मोड में रहिएगा तो प्रश्नों का आप सोल्यूशन अच्छे तरीके से कर पाइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए पूर्व का वेनिस जो है, वेनिस नगर की संज्ञा कोची शहर अर्थात जो भारत में है कोची शहर उसे दिया जाता है। नेक्स्ट, जबकि एमराल्ड द्वीप की संज्ञा आयरलैंड को दिया जाता है। तो याद रखिएगा आयरलैंड को एमराल्ड कहा जाता है, एमराल्ड आयरलैंड को कहा जाता है। और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ये सब में पूछा जाता है। जबकि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की संज्ञा भूटान को दिया है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, या भूटान को थंडरबोल्ट की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, 8वें नंबर प्रश्न होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है? किसे निम्नलिखित दिए गए देश में से कौन सा देश ऐसा है जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो इसे अफ्रीका है, या ऑप्शन बी न्यूजीलैंड है, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूजीलैंड को ब्रिटेन का, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है, इसे भी महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन के रूप में, दक्षिण के ब्रिटेन का नाम से न्यूजीलैंड को जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। भारत के बगीचा के नाम से बेंगलुरु को, और कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए याद रखना है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको जानते हैं? बेल्जियम को जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं, अब जो एक्सपीरियंस आप लोग कीजिएगा नए तरीके से कीजिएगा, क्योंकि अब मैप के साथ अब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होने वाला है कुछ ही देर में। तो आप लोग देखिएगा कितने बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन को मॉडिफाई किया गया है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का करना है। अशोका नगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुल्तान नगर बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो नगर जो है शहर जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह कथन सभी सही, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि कथन सभी सही है। तो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर भी वही शामिल है, तो इस पर एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम चीज़ों को शामिल किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न जो होगा, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रसिद्ध स्थान है, देश है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में। लोवर कहाँ है? लंदन में, या कहीं और है? लेड स्क्वायर मॉस्को में है, या पोटाला लहासा तिब्बत में है? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए यहाँ भी कुछ एरर है, ध्यान रखने की बात है। ये ऑप्शन गलत हो गया, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर भी है। असत्य यहाँ पूछ रहा है, यहाँ असत्य पूछेगा, सत्य नहीं है, असत्य यहाँ कर देना है। कुछ चीज़ देखिए, कुछ चीज़ें एरर कर दिया जाता है टीम के द्वारा, तो उसे अभी मैं देखा भी नहीं था इसे, तो इसलिए ध्यान में रखना है। असत्य यहाँ पर कर लेनी है। कौन सा कथन असत्य है? तो लोअर लंदन में नहीं होकर फ्रांस में है। जो एफिल टावर जहाँ है उसी को लोअर शहर माना जाता है, वहाँ पर वहीं से आपको लोअर का स्थान मिलेगा। प्रसिद्ध स्थान लोअर पेरिस के फ्रांस में स्थित है, जबकि एफिल टावर भी पेरिस फ्रांस में ही है। रेड स्क्वायर स्थित राजधानी जो मॉस्को है स्थित है, जबकि पोटाला शहर आपको लहासा तिब्बत में है। पोटाला शहर जो है, तो थोड़ा सा इसे एरर कर लेना, सही कर लेना। ये असत्य पूछा गया, इसी के लिए रुक जाता हूँ मैं, कहीं भी एरर नज़र आ जाता है रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, होता है, ह्यूमन एरर है, तो क्या बोला जाए, सुधारा ही जा सकता है उसे ना।
चलिए कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश को एशिया का पेरिस की संज्ञा दिया जाता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन डी थाईलैंड, ऑप्शन डी आपको नीदरलैंड। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, एशिया का पेरिस। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन देखिए यहाँ फिर आज टीम को तो मैं इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं। थाईलैंड को बोला जाता है, एशिया का जो पेरिस है उसे थाईलैंड को बोला जाता है। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर सी कर लेना है। जबकि पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन सुकुमार फूलों का देश जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन, जबकि पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इधर है, जल्द ही इसको सुधार लिया जाएगा। सू नहर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उत्तरी सागर को रॉटरडम के बीच स्थित है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है, या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच स्थित है, या यह ईरी और ओंटारियो के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच स्थित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर और भी चीज़ें शामिल की गई है तो उसे देख लेना है। सू नहर सुपीरियर झील को हारून से जोड़ती है, जिसका उद्गम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका है। न्यू वाटर वे जो कि नीदरलैंड में स्थित है, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच स्थित है। आपको फिर नेक्स्ट केपी शहर भारत में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। देखिए यहाँ मैप दिया गया है, मैप के तौर पर आप देख सकते हैं मैप क्या है। आपको देखिए लेक सुपीरियर झील है, आपको इसका क्रम पूछ सकता है, कहाँ पर डी लेक है, टच लेक कहाँ है, इसके बाद लेक ऑफ हारून कहाँ है, इसके बीच सू नहर कहाँ है, सल्ट ऑफ मेरियन कहाँ है, गर्जियस बे कहाँ है, लेक ऑफ मिशिगन कहाँ है, लेक ऑफ एरी कहाँ है, लेक ऑफ सारे चीज़ों को कवर करता है। इस स्लाइड को अच्छे से देख लेना है, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ कवर किया गया है। जहाँ जहाँ पॉइंट पे एरर दिया गया उसे पढ़ लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और यह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के देखिए यहाँ पर आपको स्थित है। यह जितने भी लेक हैं महत्वपूर्ण लेक है, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 13वें नंबर प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वेज नहर का निर्माण हुआ था? वर्ष 1965, 67, 69 या 71 में? तो इसका सही उत्तर आपको वर्ष 1969 अर्थात सी में जाएगा। सही उत्तर का सी होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वेज नहर का निर्माण वर्ष 1969 में हुआ। इसके निर्माण में का कार्यकाल जो था 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फार्दिस द लेप्लेस को सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है और औसत गहराई जो है आपको 16.15 मीटर और अधिकतम चौड़ाई 365 और न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर, क्योंकि यह कहीं चौड़ा है कहीं कम हुआ है, जहाँ पर से इंजीनियरिंग के रूप में एक लैंड मार्क माना जाता है इसे इंजीनियरिंग के दृष्टि से। इस नहर के उत्तरी प्रवेश के द्वारा भूमध्य सागर की और पोर्ट सईद और दक्षिणी प्रवेश द्वारा अर्थात लाल सागर की और पोर्ट स्वेज है। तो ये भी प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। भूमध्य सागर की और स्वेज नहर का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं? पोर्ट सईद के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी प्रवेश द्वार अर्थात लाल सागर की तरफ से जो है उसे पोर्ट स्वेज कहा जाता है। और 1956 में स्वेज नहर मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो यहाँ देखिए स्लाइड में आपको चीज़ें दिखाई जाएगी, जैसे कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना। देखिए स्वेज नहर यहाँ है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह रेड सी जो है इसके बीच कहाँ से आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना आसान कर देता है। अगर ये नहीं होता तो कितनी दूर से पहले जाया जाता था व्यापार करने के लिए, यूरोप जाया जाता था। इसलिए देखिए 1856 तक जो था तो ये कितना महत्वपूर्ण उसके बाद हो गया था। इसलिए जो यूरोपीय कंट्रियों का जो विस्तार हुआ विश्व में पूर्वी क्षेत्रों में, देखते हैं सबसे ज़्यादा इसी का महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है इसने। तो यह केवल भौगोलिक रूप से मिस्र के लिए वरदान नहीं था, यह यूरोप के लिए वरदान था, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए अब यहाँ पर रेड सी कैनाल जो है स्वेज कैनाल है, देखिए यहीं से टूटती स्वेज है, गल्फ ऑफ स्वेज इसे कहा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है रेड सी में आता है, तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। और मेडिटेरियन सी जो है यहाँ पर है, तो आपको प्रश्न यहाँ से ये पूछ सकता है रेड सी के आसपास कौन से शहर से जुड़ता है। सबसे पहले स्वेज नहर किन किन
अफ्रीका को जोड़ता है, एशिया को जोड़ता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। मेडिटेरियन सी को भी जोड़ता है, एशिया के रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, ये प्रश्न आपसे उभर सकता है। या तो फिर इसके बाद रेड सी में आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है किस किस देश है, मिस्र है, आपको सूडान है, नेक्स्ट इरिट्रिया है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। फिर उसके बाद सऊदी अरब है, फिर आपको जो मिस्र का जो क्षेत्र है ये आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। गल्फ ऑफ अदन में आपको पूछ सकता है कौन कौन से राज्य, कौन से देश विश्व के कौन कौन से देश समन है, तो यमन है, सोमालिया है, जिबूती है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ से ये भी पूछ सकता है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें कौन कौन से देश है, तो कितनी बार प्रश्न पूछा गया, देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश है, तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट चीज़ें होती है, प्रश्न वहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न क्या है, पाक जो जल संधि है किस किस को आपस में जोड़ती है, मन्नार को बंगाल से, बोरिंग सागर को चुक्सी सागर से, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, या भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। तो पाक जल संधि तो मन्नार के खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, तो ये ऑप्शन ये सही होगा। तो इसका चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत के संदर्भ में, हिंद महासागर के संदर्भ में महत्वपूर्ण जल संधि है। तो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को एक दूसरे से जोड़ती है, जो भौगोलिक स्थिति में भारत और श्रीलंका के बीच है। तो प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट डोवर जल संधि किसे जोड़ती है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो ये सब देखिए लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन इस रूप से किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और जितनी भी वर्ल्ड की जल संधियाँ अभी उसको लिस्ट यहाँ पर दे दिया है, सारे को आप लोग कवर कर लेना है, याद कर लेना है। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से एक दूसरे से जोड़ती है, तो सभी को जोड़ती है, यहाँ से अलग करने वाली बात भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस रूप से भी पूछा जा सकता है। स्लाइड में देख लीजिएगा आप लोग क्या है, देखिए यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार है, या राम सेतु है जिसे राम सेतु बोला जाता है, यह इंडिया और श्रीलंका के बीच है। पाक डे, देखिए पाक संधि यही है। इसके बाद आपको इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है, बे ऑफ बंगाल यह है। आपको कोलंबो पूछ सकता है, कोलंबो किधर है, मन्नार की खाड़ी में, इंडियन ओशन में, आपको तो ये प्रश्न पूछ सकता है। पूर्व दिशा में है या पश्चिम दिशा में, उत्तर में या दक्षिण में, उत्तर में है या दक्षिण में, तो ये आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट आप लोगों को चीज़ों को याद रखना है। अब बताइए कि श्रीलंका की राजधानी कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जितनी भी जल संधि है उसका नाम, जिन्हें जोड़ती है, स्थिति क्या है, इस पर नाम एक सीरीज मैंने शामिल कर दिया, इसे देख लीजिएगा। मलक्का अंडमान सागर चीन सागर से, इंडोनेशिया मलेशिया को पाक जल संधि, पाक खाड़ी बंगाल श्रीलंका को, भारत श्रीलंका को जोड़ती है। सुंडा जावा सागर हिंद महासागर इंडोनेशिया में, युकाटन जल संधि मेक्सिको की खाड़ी कैरिबियन सागर और मेक्सिको क्यूबा में। इसके बाद आप लोग आ जाइएगा मोजाम्बिक, कुक, सभी को याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो सभी को कवर कर लेना अच्छे तरीके से। स्लाइड को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो स्लाइड को रोक के अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए सारे जितने 29 लगभग महत्वपूर्ण है जो प्रश्न बार बार यहाँ से पूछा जाता है, सभी का टॉरेस, बास, बेरिंग, टर्नरोज, डेविस से याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। डोवर जल संधि ये भी बहुत बार पूछा है, अभी जस्ट मैंने यहाँ भी शामिल किया था। फ्लोरिडा, इसके बाद मैग्नल, जिब्राल्टा, हडसन, हामरुज, फ्लोरिडा, टुगांगो, फिर उसके बाद फार्मोसा जल संधि दक्षिणी चीन सागर को, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन और ताइवान के बीच है। तो ये लिस्ट अच्छे से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, जल संधि से प्रश्न होगा, यही लिस्ट से आपको प्रश्न होगा। तो इस स्लाइड को अच्छे तरीके से आप लोग देख के याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न बहुत उभर के सामने आएंगे, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है 15वें नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में यांगसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तिब्बत का पठार, अटलाई पर्वत, बैकाल पर्वत, पिनीले नदी का मुहाना से कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर आपको तिब्बत में है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है, आप लोग आंसर देते रहिएगा, जैसे ही प्रश्न आएगा उसका आंसर ऑप्शन देख के आंसर फटाफट दीजिएगा, ताकि आप लोग एक्टिव मोड में काम कर सके। तो इसे चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है एक्सप्लेनेशन। यांगसी नदी जो है उसका उद्गम स्थान तिब्बत के पठार है, जो कि यह चीन सागर में जाकर गिर जाती है। यांगसी की कुल लंबाई 97 किलोमीटर, तो यह ध्यान रखना है। अब बताइए, हाल ही में मैंने
आपको ब्रह्मपुत्र, गंगा सभी नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा किया था। टेस्ट में भी इम्पॉर्टेंट जो सीरीज आता है उसमें भी आप लोगों को बहुत सी चीज़ों को कवर करता हूँ, तो ध्यान रखिए यही सबसे प्रश्न उभर कर सामने आएंगे। जो भी करंट होगा उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बेहतर तरीके से आप लोग आगे हम लोगों को शेयर करते रहिए। ओबे नदी जो है उद्गम स्थान अटलाई पर्वत पर है। देखिए अटलाई इसलिए पूछा गया था, इसका एक्सप्लेनेशन इसका ध्यान रखना है। इसका मुहाना ओब की खाड़ी है, इसकी लंबाई जो है 55-67 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, ये भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए ये मैप में आप लोग देख लीजिए, यहाँ से 2-3 प्रश्न जरूर हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में। पहले तो येलो सागर भी तिब्बत से ही है, तो इसका एप्रोक्सीमेट आप लोग देख लीजिएगा। येलो शहर पर सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन है, आप लोगों को पूछ सकता है, तो झिंगिंग है। आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है येलो रिवर पर। बीजिंग इसके पड़ोस में बगल में ही है, तो प्रश्न पूछ सकता है किस नदी के बगल में बीजिंग है, तो ये सब प्रश्न पूछ सकता है। देखिए यांगसी नदी यही है, रिवर है, तिब्बत से यहाँ स्टार्ट। लासा देखिए तिब्बत का जो क्षेत्र है। हालांकि तिब्बत का स्वतंत्र अस्तित्व है, दलाई लामा मानते हैं, पर चीन इसे अपना प्रभुत्व स्थान मानता है, प्रभुत्व क्षेत्र मानता है और अपना क्षेत्र के रूप में इसे वर्गीकृत करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामले में गया हुआ है। इसका निर्णय क्या आएगा वो बाद की बात है, तो देखने वाली चीज़ें हैं। तो ये आप लोग को यांगसी नदी देखिएगा, ध्यान रखिएगा। यांगसी नदी के संदर्भ में महत्वपूर्ण आपको खबर देखना है। वुहान शहर जो था यांगसी नदी पर ही था, इसलिए मैं यांगसी से प्रश्न पूछा गया है। वुहान जो तांडव मचाए हुए हैं कोरोना में, सभी लोग जान रहे हैं। अभी हाल में फिर कोरोना वहाँ पर चीन में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वुहान के संबंध में प्रश्न पूछ सकता है। तो किस नदी पर, यांगसी नदी पर ही है। देखिए यांगसी नदी जा रही है, इसी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रश्न येलो सी में गिर जाती है, या चीन सागर भी जिसे बोला जाता है, इस चीन सागर भी इसे बोला जाता है। येलो सी, येलो नदी के रिवर के नाम पर येलो सी भी बोला जाता है इसे। इस रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 16वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न का जल्दी दीजिए और इसका आंसर भी आप लोग फटाफट दीजिए, क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से ओपेरा हाउस किस देश में है? सिडनी में, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में, जकार्ता इंडोनेशिया में, या इटली में? तो सिडनी के नाम से ओपेरा हाउस फेमस है, का महत्वपूर्ण ओपेरा हाउस वहीं पर है। बाकी बहुत जगह इसका कोऑर्डिनेट ब्रांचेज है, पर ओपेरा हाउस सिडनी में ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आंसर दे देना है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। ऑस्ट्रेलिया में है, व्हाइट हाउस पेंटागन में, जहां राष्ट्रपति यूएस का राष्ट्रपति निवास करता है, व्हाइट पेंटागन। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। मेडार्का पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में है, तो मेडार्का पैलेस महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए। जबकि झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है इस रूप से। नेक्स्ट आप लोगों को प्रश्न देखना है क्या है। देखिए पनामा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो तुरंत देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। पनामा नहर का उद्गम स्थान निम्नलिखित में से किस देश में? नीदरलैंड में, रूस में, कनाडा में, पनामा में। इसका उद्गम स्थल या तो पनामा किस देश में भी, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। इसका ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन के तौर पर शामिल किया गया है। पनामा नहर का उद्गम स्थान पनामा में है, जो कि कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर, देखिए कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशियन है, इसको जोड़ता है। ये पनामा पूरा यहाँ से यहाँ तक है, पनामा सिटी यहाँ पर जोड़ा गया है। इसके संदर्भ में आप लोग को ध्यान रखना है। वोल्गा डाउन जो है, वोल्गा डाउन नहर रूस में है, जो कि रोस्टोव को स्टालिनग्राद से के बीच स्थित है। आपको ध्यान रखना रूस के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो दोनों से संबंधित बहुत से प्रश्न इस बार देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में। जो भी करंट होता है उसी से कोऑर्डिनेट प्रश्न होता है। वेलेंट नहर कहाँ है? कनाडा में स्थित है, जो ईरी और ऑन्टोरियो के बीच स्थित है। ईरी नहर, जिसको पहले मैंने चर्चा भी किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, कोऑर्डिनेट प्रश्न। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पनामा के संदर्भ में। पनामा का विस्तृत आप लोग और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो कैरिबियन सी और पैसिफिक सी, गल्फ ऑफ आपको यहाँ पर पूछ सकता है। तो सभी चीज़ें ध्यान रखना है, कौन कौन से कहाँ पर है चीज़ें कवर करना है। नेक्स्ट हम लोग देखिए पनामा के बारे में आप लोग को जानने। देखिए 2-3 नहर है, जैसे स्वेज नहर है, आप लोग को अच्छे तरीके से याद रख लेना। पनामा नहर याद रखना है। नेक्स्ट है हम लोग का इंदिरा गांधी जो कनाल है, नहर है, उसे याद रखना बेहतर तरीके से। फिर सरदार सरोवर बांध है, उसे बेहतर तरीके से याद रखना।
यहाँ से प्रश्न डीपली पूछा जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो पनामा में देखिए गंटून लेक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछ सकता है। देखिए अटलांटिक ओशियंस कैरेबियन सी जिसे बोला जाता है, या तो अटलांटिक सी भी लिख सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कैरेबियन सी ही दे पनामा को, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन डी नहीं कर दीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं। अटलांटिक सी भी कर सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण अटलांटिक सी है, कैरेबियन सी उसका उप सी है, तो इसलिए आप लोग को पूछ सकता है। गल्फ ऑफ पनामा, यहाँ से देखिए आपको सारे लिस्ट यहाँ दिए हुए हैं, 1 2 3 4 क्या है, एक क्या है, दो से लेकर 10 आपको 16 तक सारे का वर्गीकरण किया गया है। तो क्रम पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा क्रम। इसी तरह स्वेज में भी मैंने आपको वो पिक्चर अपलोड किया था, तो जिसमें आपको क्रम दिया हुआ था, क्रम को याद रख लेगा, महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रखना है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है। समय लगता है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा, तो आपको ज़रूर पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ पनामा में जो है देखिए अटलांटिक सी की जो लाइन है कितनी है, एटलेक लेक जो है अटलांटिक लेक, वो कितनी रूप से अप डाउन करती है, 26 मीटर 85 फीट है जो, और 95 मीटर गल्फ ऑफ कटती है जहाँ से यह ऊंचा होता है। उसके बाद यहाँ से पैसिफिक में ऊंचाई के साथ ऊपर उठती है पनामा शहर, और इसके बाद इसको लेक से आपको ऊपर ले जाती है, इस लेक के पानी से बराबर किया, यहाँ ऊंचा किया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर इसका जो बे है, लेक है लिमोन बे का, वो नीचे है, और उसके बाद फिर पनामा यहाँ इसका जो लेक है ऊपर है, और उसके बाद फिर यह इसके बराबर आ जाता है, इस समुद्र के ली के बराबर ये पैसिफिक ओशन भी बराबर आ जाता है। तो आपको उठाया जाता है जल के स्त्राव से, इस लेक के दबाव से। तो यह प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पियरी के कुछ चीज़ें हैं, आप लोग बताइए ये किनका पिक्चर है, आप लोग देखते हैं इन व्यक्ति को समझ रहे हो तो बताइए ये कौन से व्यक्ति हैं, जल्दी फटाफट कमेंट में बता सकते हैं। चित्र किन निम्नलिखित दिए गए चित्र में से ऑप्शन में से किनका यह पिक्चर है। तो निम्नलिखित में से उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी, जॉन डेविड केपलर, या लिंडबर्ग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर गए हुए थे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन है। बहुत से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहले आप उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली प्रथम महिला बन सकता है, प्रथम दिव्यांग बन सकता है, तो ये सब सबसे युवा कौन गया है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इन सब चीज़ों को कवर कर लीजिए। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पहले भी बताया गया था, इसलिए अब बोलता हूँ कि आप लोग चीज़ों को सीरियस होकर देखते रहिए, टू दी पॉइंट। आप लोग को बहुत से प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर प्रश्न स्लाइड बेहतर नज़र आप लोग को लग रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए कि आप लोग के लिए एक बेहतर प्रयास किया गया है। पहले आंसर प्रश्न देखिए, उसका आंसर दीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, संबंधित जो भी डाटा होगा उससे, डायग्राम होगा, पाई चार्ट होगा, पिक्चर होगा, या भी जो भी इम्पोर्टेंट होगा उससे कोऑर्डिनेट चीज़ों को एंजॉय करने के लिए विजुअलिटी आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। बहुत से लोग, मैं गारंटी देता है कि जब जो भी व्यक्ति यहाँ पर पढ़ रहे होंगे वो रॉबर्ट पियरी का पिक्चर नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम में, हम लोग थ्योरी में ऐसा है ही नहीं कॉन्सेप्ट कि हम लोग केवल रटे रटे चीज़ों को जाते हैं, रॉबर्ट पियरी रॉबर्ट पियरी रॉबर्ट पियरी चल जाएंगे, और एग्ज़ाम में कुछ ऐसा आ जाता है तो हम लोग विजुअलिटी नहीं समझते। गलत होगा, कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे उत्तरी ध्रुव पर प्रथम व्यक्ति, तो आपको इस प्रकार का विजुअल नजर आएगा, कोई व्यक्ति को दिखाया गया था इसमें, जो था रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी उसे आप लोग को याद रखना है। प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। ये अमेरिका के थे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिसने वर्ष 1909 में उत्तरी ध्रुव का खोज किया है। तो आधुनिक काल में इसे खोज किया गया, जबकि न्यू फॉडलैंड की खोज जॉन कैनवेंट ने की थी। तो न्यू फॉडलैंड के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रहों की गति का नियमन केपलर के द्वारा दिया गया था। और लिंडर प्रथम सोलो उड़ान पेरिस में न्यूयॉर्क तक खोज जो किया गया था लिंडरबर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी आप लोग को प्रश्न पूछा गया है पहले भी। निम्नलिखित किस स्थान पर हिंद महासागर का गहरा गर्त है? मेरियन गर्त, सुंडा गर्त, यूरेशियन गर्त, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंडा गर्त हो जाएगा। क्योंकि पिछले बार जब मेरियाना गर्त पढ़ाया गया था, बताया गया था, लास्ट में आप लोग पूछा गया तो सुंडा गर्त की चर्चा की गई थी।
तो जो स्टूडेंट इसे बेहतर तरीके से देखेंगे लास्ट वीडियो को, तो उसका तो आंसर सही होगा। जो जिन्हें याद होगा तो वो तो मारेंगे ही। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप लोगों को देखिए, हिंद महासागर गहरा गर्त जो है सुंडा गर्त है, जो 81 82 है। देखिए बहुत जगह डाटा वेरी करता है, मेरियाना गर्त के समय में डाटा वेरी किया था, तो मैंने ऑथेंटिक डाटा आप लोग को दिया था। तो उसी तरह अगर डाटा कहीं वेरी हो तो UPSC आप लोगों के लिए वो अवेलेबल कराता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल लगभग आपको 734.550 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में है। जबकि प्रशांत महासागर का गहरा गर्त मेरियाना गर्त जो 1110 मीटर गहरा है, मेरियाना गर्त, अर्थात लगभग आपको 11,022 जो मीटर है नीचे जाने पर आपको इतना गहरा गर्त है, जो अभी तक कोई भी व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँचा है उसके अंतिम बिंदु तक। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण। हाल ही में इनसे महिला संबंधित थी जिनकी चर्चा मैंने किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वो महिला क्या था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। जो भी स्टूडेंट लास्ट वीडियो देखा होगा उसे ज़रूर बताना चाहिए। तो वो महिला बहुत ही महत्वपूर्ण, वो हम लोग की स्पेस सैटेलाइट जो थी, स्पेस जो ना ISA है, वो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है जो ऊपर अंतरिक्ष में रहती है, वहाँ भी उसका उनके द्वारा विजिट किया जा चुका, वहाँ रह चुकी है। उनके द्वारा इस पर टैग, उनके द्वारा इस गर्त में, मरियाना गर्त में एक गोताखोरी की गई थी। तो वो महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आप बताइए, और प्रथम महिला भी हैं, ध्यान रखिएगा। अटलांटिक महासागर गहरा स्थान यूरेशियन बेसिन है, जिसकी गहराई 5450 मीटर है। तो ये सारे जो गर्त है वो किसी न किसी क्षेत्र के सबसे गहरे गर्त है। आपको ये याद रखना है। यहाँ पर इस पे आपको स्लाइड में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे देखिए आपको सुंडा यही है, यहाँ पर जकार्ता के पास, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर सुंडा गर्त है, जावा साथ जकार्ता जो है, इसके बीच दो शहर सुमात्रा आपको याद रखना है। तो ये दो द्वीपों का नाम पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। और ये किसे किसे जोड़ता है ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो जावा द्वीप किसे जोड़ता है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। प्रश्न यहाँ से बहुत से प्रश्न आपको देखने को, साउथ सी से है, मलेशिया का, मलेशिया के पास पास कौन से सी से जुड़ता है, थाईलैंड के बीच कौन कौन से सी है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। जो फिलीपींस सी है वो कहाँ है, किस रूप में, पूर्व में है, पश्चिम में, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपको और भी प्रश्न यहाँ देखने को मिल सकता है। आप देखिए क्रेस्पिन जो मेरियाना गर्त है, देखिए यहाँ पर है। तो आप लोग बताइए मेरियाना गर्त जो है वो किस देश में आता है, देश का नाम बताइए। क्योंकि यह तो पश्चिमी प्रशांत से माना जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त। पर मैं देश का नाम पूछ रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग जरूर इसे बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें आगे देखेंगे। वीडियो लोग बनते रहेंगे। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो याद बताइए किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर को, बेरिंग को, मलक्का को, पाक को। तो भूमध्य सागर का किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा जिब्राल्टर को। यह बोला जाता है कि भूमध्य सागर का सागर कुंजी है। एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते, उसके बाद इसको हम लोग मैप में देखेंगे किस रूप से है, कहाँ पर है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए प्रश्न ये बनता है। 3 महाद्वीपों को यह जिब्राल्टर जो है वो जोड़ती है। जिब्राल्टर का जो लेक है, संधि है, उसे जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह भी प्रश्न बनता है यहाँ से। इसकी भौगोलिक स्थिति स्पेन और मोरक्को में है, तो ध्यान रखना है। यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको उभर कर सामने आएंगे, तो आप लोग को चीज़ों को इस रूप से ही देखना। अब चलिए इस मैप के जरिए हम समझते हैं। इसलिए देखिए विजुअलिटी आप लोग को जरूर है, विजुअल आप लोग देख लेते हैं तो चीज़ों को समझ जाते हैं। देखिए जिब्राल्टर यहाँ है, जिब्राल्टर यह है, स्पेन यह है, मोरक्को यह है। तो आपको यहाँ से प्रश्न सबसे पहले यही बनेगा। उसके बाद आपको किस किस को जोड़ता है, देखिए एक एशिया अफ्रीका है, एक यूरोप है, और एशिया को जोड़ता है। यही अगर ये नहीं होता है यहाँ, तो अगर मान लीजिए तो यहाँ भी एक कैनाल बनाया जाता है इसे जोड़ने के लिए, तभी तो हम लोग यहाँ पर आते हैं इजराइल के पास, तब न सुएज नहर में हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जब बना था वो इंग्लैंड के संदर्भ में बना था। इंग्लैंड जो कनाल है ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के संदर्भ में ही बना था। इंग्लैंड ऐसे हमारे पास व्यापार करने आता है, क्योंकि उस समय इस रूप से ही व्यापार किया जाता। देखिए व्यापार आने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है अभी भी आपको इसी तरह आएगा। तो ये व्यापार इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसलिए
आपको प्रश्न यहाँ से पूछेगा। मेडिटेरियन सी जो है आपको किन किन से गल्फ जो जिब्राल्टर है किन किन सागरों को भी जोड़ता है, तो ब्लैक सी को भी जोड़ता है। ब्लैक सी में आने के लिए, ब्लैक सी तक जाने के लिए मेडिटेरियन सी, रेड सी। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखनी इस स्लाइड में जो आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। कैस्पियन सी कहाँ है? कजाकिस्तान और ईरान इस सब के बीच है। इन सभी राज्यों का आपको नाम रखना है, याद रख लेना। रसिया है, हालांकि यह एशिया का पार्ट इस रूप से नहीं माना जाता। यहाँ एशिया लिख दिया गया है, पर एशिया का पार्ट ये नहीं है, यूरोप का ही पार्ट है, क्योंकि इसकी राजधानी यहाँ पर है। एशिया का पार्ट, इसके आधे भाग को एशिया मान्यता है, इसके पूर्वी भाग को, जो पश्चिमी भाग है, जो राजधानी है यूरोप में, इसलिए इसे पूरे देश को यूरोप के कंट्री कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखना है आपको। यूक्रेन हमको बताना है, यूक्रेन कहाँ है? यूक्रेन ये है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, यह एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना है। इन सब सभी चीज़ों को प्रश्न जरूर आपको विजिट करके देखना है, तो यहाँ से प्रश्न 2-4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ से मेडिटेरियन सी में कौन कौन से देश है ये भी प्रश्न पूछ सकता है। टूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट, तुर्की, और इससे यूरोप के बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो आप इसे लिस्ट में देख लीजिएगा और भी चीज़ें। तो हमसे जुड़ने के लिए आप बहुत से विजिट कर सकते हैं, जैसे UPIS का वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल है, जुड़िए, उसके बारे में बताया गया है। फिर UPIS www.upis.in, इसे ज़रूर विजिट करके देखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर बताइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमें सुनने के लिए, समझने के लिए और भी नए चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हम नए एक स्लाइड के साथ फिर शाम तक, इवनिंग तक आप लोग सामने आएंगे। और नेक्स्ट जो शेड्यूल बना हुआ है लूसेंट बूस्टर का, वो भी जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। तो जो भी अभी तक परचेज नहीं किए हैं, तो आप लोग ज़रूर परचेज कीजिए। नया एक्सपीरियंस आप लोगों को प्राप्त होगा और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही UPIS आप लोगों के लिए बेहतर प्लान लेकर आया है। तो तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूं, इसी उम्मीद के साथ आपको यह वीडियो आज का बहुत ही बेहतर लगा होगा और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।